रविवार सुबह संभल में जबरदस्त बवाल हुआ। जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के लिए टीम के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मस्जिद के पास खड़ी पुलिस की कई गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। पथराव में एसपी और सीओ समेत कई पुलिस वालों को चोट आई है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। जब इससे भी बात नहीं बनी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। इस पूरे मामले में संभल में तनाव के साथ साथ सियासी तनाव भी शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव की धांधली पर चर्चा ना हो, इसलिए जानबूझकर हिंसा कराई गई है। सर्वे हो चुका था, चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी तैयारी गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के गुंडे बौखला गए और हिंसा पर उतर आए। ये जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन प्लान की तरह ही हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अपनी झीक निकाल रहे हैं। वे विभाजनकारी मानसिकता को फैलाने के लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, वो 1947 में जिन्ना और सोहरावर्दी के डायरेक्ट एक्शन के विचारों की एक प्रकार से उसी तरह है। संभल में आज जिस प्रकार से बवाल हुआ उसके पीछे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी की विभाजनकारी सोच कहीं ना कहीं हावी दिखती है। बेचैनी, बदहवासी और हताशा, निराशा है समाजवादी पार्टी आज की उनकी हरकतों से जिस समझा जा सकता है। इस प्रकार से उपचुनाव में करारी हार मिली है, ये जख्म इतना गहरा है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता निश्चित रूप से आज परेशान है। और सुबह ही होते हुए आज उन्होंने जिस प्रकार से जनता को बहकाने और भटकाने का एक नया सिबूगा छोड़ने का काम किया है। संभल के कल्की धाम के सर्वा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया दी। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि जो संभल में हुआ उसके पीछे समाजवादी पार्टी है। सपा के नेता हार के बाद बौखला गए हैं, लेकिन दंगाइयों से कैसे निपटा जाता है ये सीएम योगी अच्छी तरह से जानते हैं। उपचुनावों में मिली करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी, जिसको मैं अभी उनको मैं शोक संवेदना भी देना चाहता हूं। वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये जो संभल में उपद्रव हो रहा है इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के रहते हुए कोई भी दंगाई, कोई उपद्रवी, कोई बड़े से बड़ा नेता, कोई माफिया बच नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में योगी का जादू तो चला ही, महाराष्ट्र में भी उनका जलवा दिखा।
योगी ने जिन सीटों पर रैली की उनमें अधिकतर पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की जीत हुई है। खुद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी इस बात को मान रहे हैं। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में योगी की रैलियों की इतनी मांग थी कि हम पूरी ही नहीं कर पाए। अगर योगी जी का एक और अगर उन्हें दिन मिल जाता तो 3 से 4 सीटें वो और जीत सकते थे। महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित भाई, माननीय नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे शिवराज सिंह जी, योगी जी, मोहन यादव जी, पवन कल्याण जी, ऐसे सारे लोगों ने प्रयास किया। और योगी जी की सभा का जहां तक बात है, हम योगी जी की सभा की डिमांड पूरी नहीं कर पाए। इतनी सारी सभाओं की डिमांड की। आखिरी में तो हमने उनको बहुत पार्टी से रिक्वेस्ट की थी, एक दिन के लिए तो भी आ जाइए, हमारी 3-4 सीटें और थोड़ा और जहाँ पर योगी जी की सभा से हमारी सीटें चुन के आती थी, लेकिन चुन के आई है और ज़्यादा मार्जिन मिलती थी, तो एक दिन आखिरी भी हमें दे दे, ऐसा हमने कहा था। उनकी व्यस्तता के कारण वो झारखंड में थे, लेकिन एक बहुत फायदा योगी जी का हुआ। और योगी जी की सभा के लिए पूरे महाराष्ट्र में जब चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, एक बड़ी लिस्ट आ जाती है। तो योगी जी के नाम से सभाएं तो बहुत ज्यादा लोग मानते हैं। 2024 का आखिरी चुनावी दंगल अब खत्म हो चुका है और अब वक्फ बोर्ड पर पारा गरमाने लगा है। रविवार को वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पटना में जमीयत की बैठक हुई। जमीयत के मुखिया अरशद मदनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्फ वाले बयान पर पलटवार किया। मदनी ने कहा कि जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि संविधान में वक्फ की कोई जगह नहीं है, उनमें वक्फ को लेकर सच्चाई पता नहीं है। कल को तो वो ये भी कह देंगे कि संविधान में नमाज का जिक्र नहीं है, तो क्या उसे भी खत्म कर दिया जाएगा? वो जायदादें हैं वक्फ की, उनको वक्फ को जाना ही था। होते होते कांग्रेस ने जमाना आया कि जिसके अंदर उन्होंने इस तरीके की कोई रेजोल्यूशन पास किया। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। वो मसाइल अदालत के अंदर थे, आज भी होंगे, कल भी थे अदालत के अंदर। क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन जो चीज़ वक्फ है वो वक्फ रहेगी। मैं नहीं समझता हूँ कि उसके अंदर किसी तगय्युर की गुंजाइश है, और अगर तगय्युर कोई करता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे मजहब के अंदर दखल देता है। पीएम जब ये कह रहे हैं कि संविधान में कोई इसकी जगह नहीं है वक्फ बोर्ड की, हाँ, ये तो बहुत ही खराब चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि वो जानते नहीं है इस मसले को। अगर कोई ये कहता है कि दस्तूर के अंदर इसकी जगह नहीं, तो वो ये नहीं जानता है। दस्तूर ने ये आज़ादी दे दी है हर मजहबी अक़लियत